हेलो एवरीवन। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म स्टार्ट किया था। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में सबसे पहले हमने पढ़ा था सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड बाय गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी टू स्पेसिफाइड रेसिपिएंट। स्पेसिफाइड रेसिपिएंट में कौन थे? कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन होगा अदर देन रजिस्टर्ड ओनली फॉर द पर्पज ऑफ टीडीएस। देन बाकी में अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन भी होंगे तो इसमें से अगर होंगे तो स्पेसिफाइड रेसिपिएंट में आ जाएंगे फैक्ट्री, सोसाइटी, कॉर्पोरेट सोसाइटी, बॉडी कॉर्पोरेट फर्म इंक्लूडिंग एओपी एंड एलएलपी एंड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। दैट मीन्स फैक्ट्री, सोसाइटी, कॉर्पोरेट सोसाइटी, बॉडी कॉर्पोरेट फर्म इंक्लूडिंग एओपी एंड एलएलपी एंड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन रजिस्टर्ड हो या नहीं हो वो आरसीएम में एप्लीकेबल है। इनके अलावा बाकी खाली सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन ही आरसीएम में एप्लीकेबल है। रजिस्टर्ड पर्सन में भी जो टीडीएस पर्पज के लिए सिर्फ और सिर्फ टीडीएस पर्पज के लिए रजिस्टर्ड है उनके लिए आरसीएम एप्लीकेबल नहीं है। देन हमने पढ़ा था सर्विसेज बाय आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल टू बिजनेस एंटिटी, सर्विस लीगल सर्विसेज बाय एडवोकेट और सीनियर एडवोकेट और फॉर्म ऑफ एडवोकेट टू बिजनेस एंटिटी, ये भी आरसीएम में आ जाएगा। देन हमने पढ़ा था स्पॉन्सरशिप सर्विसेज बाय एनी पर्सन, स्पॉन्सरशिप सर्विस बाय एनी पर्सन टू एनी बॉडी कॉर्पोरेट और फर्म एंड एओपी एंड एलएलपी, वो भी आरसीएम में आ जाएगा। ये सब रिसिपिएंट जो वो टैक्सेबल टेरिटरी में होने चाहिए। उसके बाद हमने पढ़ा था सर्विसेज बाय गवर्नमेंट। सर्विसेज बाय गवर्नमेंट जो है वो भी आरसीएम में ही एप्लीकेबल होगा। सर्विसेज बाय गवर्नमेंट टू बिजनेस एंटिटी, सर्विसेज बाय गवर्नमेंट टू बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी आरसीएम में होगा। एक्सेप्ट पहला पॉइंट था रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। सेकेंड पॉइंट था सर्विसेज बाय पोस्टल डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। देन सर्विस इन रिलेशन टू वेसल एयरक्राफ्ट वेदर इनसाइड और आउटसाइड द प्रेसिंग्स ऑफ पोर्ट और एयरपोर्ट एंड सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स। फिर उसके बाद का एंट्री वापस से सर्विसेज बाय गवर्नमेंट एक्सक्लूडिंग गवर्नमेंट सर्विसेज बाय गवर्नमेंट एक्सक्लूडिंग मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टू एनी रजिस्टर्ड पर्सन लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। तो ये आरसीएम में एप्लीकेबल हो जाएगा। वैसे यहाँ टैक्सेबल टेरिटरी नहीं होता है, बाकी सब जगह पे टैक्सेबल टेरिटरी हमको ही होगा तो ही आरसीएम एप्लीकेबल होगा। देन सर्विसेज बाय इंश्योरेंस एजेंट, सर्विसेज बाय इंश्योरेंस एजेंट टू इंश्योरेंस कंपनी, सर्विसेज बाय डायरेक्टर टू बॉडी कॉर्पोरेट और डायरेक्टर बाय सर्विसेज बाय डायरेक्टर टू बॉडी कॉर्पोरेट। हमने दो पॉइंट डिस्कस किया था। अगर एक एम्प्लॉय डायरेक्टर होगा जिसको सैलरी भी मिल रही है, डायरेक्टर फीस भी मिल रहा है, तो उसमें हम क्या करेंगे? अगर उसमें उसको सैलरी मिल रही है और वो सेक्शन 192 में उसका टीडीएस कट हो रहा है तो वो नेगेटिव लिस्ट में चला जाएगा। लेकिन जो 194 जे में जितना टीडीएस कट हो रहा है उतना ही हम लोग यहाँ पे इसको डायरेक्टर फीस मानेंगे। अगर डायरेक्टर को इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो वहां पे आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगी। देन सर्विसेज बाय रिकवरी एजेंट टू बैंक, एनबीएफसी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो यहाँ पे आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने देखा था सर्विसेज में इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, सर्विसेज में इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट जिसमें सप्लायर जो वो बॉडी कॉर्पोरेट फर्म वगैरह नहीं होने चाहिए, टू बैंक और एनबीएफसी, तो भी आरसीएम में एप्लीकेबल हो जाएगा। देन सर्विसेज बाय बिजनेस फैसिलिटेटर टू बैंक, सर्विसेज बाय बिजनेस फैसिलिटेटर टू बैंक आरसीएम में हो जाएगा। सर्विसेज बाय एजेंट ऑफ बिजनेस करस्पॉन्डेंट टू बिजनेस करस्पॉन्डेंट आरसीएम में हो जाएगा। देन सर्विसेज बाय मेंबर्स ऑफ ओवरसीइंग कमिटी टू आरबीआई, ये भी आरसीएम में हो जाएगा। तो आई थिंक हमने यहाँ तक लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो अब आ जाते हैं हम लोग एंट्री नंबर 9 पे जो हमने उस समय मिस स्किप किया था। देन एंट्री नंबर 9 में है सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर और आर्टिस्ट। तो सप्लायर कौन होना चाहिए? म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर एंड आर्टिस्ट। तो अगर कोई भी एज म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर और आर्टिस्ट अगर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, किसको? म्यूजिक कंपनी को या प्रोड्यूसर को, तो आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा। तो सप्लायर कौन है? म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर और आर्टिस्ट। रिसिपिएंट कौन है? म्यूजिक कंपनी या प्रोड्यूसर। तो यहां पे क्या हो जाएगा? आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा। सिमिलरली अगर कोई ऑथर सर्विस प्रोवाइड करता है
पब्लिशर को तो भी आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर कोई ऑथर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है पब्लिशर को तो भी आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा। अब अगर ऑथर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है पब्लिशर को, तो यहाँ पे ना ऑथर के पास ऑप्शन है कि उसको एफसीएम चाहिए तो वो एफसीएम ले सकता है। मतलब ऐसा है कि वो 1 लाख रुपीस अगर उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस है, अगर 1 लाख रुपीस की उसका सर्विस का वैल्यू है, तो उस केस में अगर आरसीएम होगा तो क्या होगा? ऑथर है, पब्लिशर है, ऑथर है, पब्लिशर है। अगर यहाँ पे सप्लाई किया है, लेट्स से जिसका वैल्यू 1 लाख रुपीस है, अगर आरसीएम होगा तो क्या होगा? 1 लाख रुपीज ये यहाँ पे करेंगे और गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे। लेट्स अज्यूम 18,000 टैक्स होता है, तो 18,000 पे कर देंगे। लेकिन अगर एफसीएम होगा तो क्या होगा? उस केस में ये पूरा 1,18,000 ऑथर को पे करेंगे और जो टैक्स का अमाउंट है वो ऑथर गवर्नमेंट को पे करेगा। तो ऑथर के पास ऑप्शन है एफसीएम या आरसीएम लेने का। तो सर लेकिन उसमें दोनों केस में ऑथर को ही तो 1 लाख ही मिल रहा है, तो ऑथर अननेसेसरी क्यों अपना कंप्लायंस बढ़ाएगा? वो तो बोल देगा कि हाँ नहीं ठीक है, पब्लिशर है वो पे करो, है ना? वो ऑथर यही बोलेगा। लेकिन यहाँ पे ऑथर को हो सकता है पूरा 18,000 पे ना करना पड़े, उसको यहाँ पे आईटीसी मिल जाए, तो यहाँ पे आईटीसी मिले। तो अगर ऑथर एफसीएम सेलेक्ट कर लेता है, अगर एफसीएम ऑप्ट कर लेता है, तो उसको आईटीसी का जो उसका बेनिफिट होगा वो उसको मिलेगा। देन आईटीसी विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ कॉस्ट, उतना उसका कॉस्ट कम हो जाएगा। तो वो ऑथर को डिसाइड करना है कि उसके पास कितना आईटीसी है और वो कंप्लायंस में जितना एफर्ट डाल रहा है क्या उतना सेविंग्स वर्थ है, तो ऑथर डिसाइड करेगा। ऑथर को लगता है कि नहीं एफसीएम लेने से फायदा होगा, तो ऑथर जो है वो एफसीएम ले सकता है। लेकिन उसको पहले इंटीमेट करना पड़ेगा, उसको अपने इनवॉइस में लिखना भी पड़ेगा कि उसने एफसीएम लिया हुआ है। अच्छा सर, अगर उसने एफसीएम लिया उसके बाद अगर उसको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं ये तो एफसीएम लेने में गड़बड़ हो गई है, तो उस केस में क्या होगा? एफसीएम लेने में गड़बड़ हो गई, उसको लगेगा कि नहीं एफसीएम नहीं आरसीएम में ठीक था, तो क्या वो वापस आरसीएम में आ सकता है? यस वापस आ सकता है, लेकिन कम से कम 1 साल तक नहीं आ सकता। कम से कम 1 साल तक तो उसको फिर एफसीएम में रहना ही पड़ेगा। So let us try to understand this provision. An author can choose to pay tax under forward charge if he has taken registration under CGST Act and filed a declaration in the prescribed form that he exercised the option to pay CGST on the said services under forward charge in accordance with section 9(1) and to comply with all the provisions as they apply to a person liable for paying the tax in relation to the supply of any goods and or services, and that he shall not withdraw the said option within a period of 1 year from the date of exercising such option. He makes a declaration on the invoice पे भी declaration होना चाहिए, issued by him in prescribed form to the publisher. अब आ जाते हैं हम लोग एंट्री नंबर 14 पे। सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड बाय एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट टू अ रजिस्टर्ड पर्सन लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। तो सिक्योरिटी सर्विसेज मतलब यहाँ पे क्या? सर्विसेज बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी पर्सनल, जैसे सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, बॉडी गार्ड्स होते हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। तो अगर कोई भी सिक्योरिटी सर्विसेज कोई एजेंसी प्रोवाइड कर रहा है किसको? किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को, तो आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 एक्सेप्शन है। पहला एक्सेप्शन वही है जो टीडीएस पर्पस के लिए रजिस्टर्ड होते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एजेंसी, जो सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 51 की वजह से रजिस्टर्ड हुए, उनके लिए ये आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा। और दूसरा है यहाँ पे कॉम्पोजिशन स्कीम, अ रजिस्टर्ड पर्सन पेइंग टैक्स अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम। कॉम्पोजिशन स्कीम हमने अब तक देखा नहीं है, हम इसको सेक्शन 10 में देखने वाले। अभी के लिए खाली आपको इतना ध्यान में रखना है कि अगर कोई पर्सन सेक्शन 10 में है, अगर कोई भी पर्सन सेक्शन 10 में है, कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट किया हुआ है, तो उसके लिए ये वाला एंट्री जो है आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके लिए ये पर्टिकुलर एंट्री जो हमने एंट्री नंबर 14 पढ़ा है वो आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा। अभी आपको खाली इतना ही ध्यान में रखना है कि अगर कोई सेक्शन 10 में है तो सेक्शन 10 क्या होगा हम इमीडिएटली इसके बाद ही देखने वाले। सेक्शन 9 में हम लोग है, उसके बाद ही हम लोग सेक्शन 10 ही स्टार्ट करने वाले। तो यहाँ पे देखो क्या बोला है, हम किसकी बात कर रहे हैं? सिक्योरिटी सर्विसेज की बात कर रहे हैं। यस सर, हम सिक्योरिटी सर्विसेज की बात कर रहे हैं। उसके बाद सप्लायर कौन है यहाँ पे? सप्लायर है एनी पर्सन। सप्लायर कौन है? एनी पर्सन अदर देन
अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। रिसिपिएंट कौन है? रजिस्टर्ड पर्सन। रिसिपिएंट कौन है? रजिस्टर्ड पर्सन। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है फिर। दैट मीन्स समझो अगर सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं कोई, अगर कोई सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है जिसमें सप्लायर इज बॉडी कॉर्पोरेट, so this is not under RCM. This is not under RCM. अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, तो यहां पे हमको चेक करना पड़ेगा रिसिपिएंट कौन है। अनरजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड में भी नॉट अंडर आरसीएम। मतलब सप्लायर तो अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, लेकिन रिसिपिएंट जो है वो अनरजिस्टर्ड है। रिसिपिएंट कौन है? अनरजिस्टर्ड, तो भी यहाँ पे आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा। रजिस्टर्ड में registered only for the purpose of TDS, दूसरा है कॉम्पोजिशन डीलर। तो इनके लिए भी आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा। अदर रजिस्टर्ड पर्सन, अदर रजिस्टर्ड पर्सन, तो यहां पे आरसीएम है। तो अगर मुझे यहाँ पे आरसीएम देखना है तो कैसा होगा? सिक्योरिटी सर्विसेज होनी चाहिए। सिक्योरिटी सर्विसेज के बाद जो सप्लायर है वो अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए, और जो रिसिपिएंट है, वो रजिस्टर्ड रिसिपिएंट होना चाहिए। उसमें भी वो अदर देन रजिस्टर्ड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ टीडीएस एंड कॉम्पोजिशन डीलर होना चाहिए, तो ही आरसीएम एप्लीकेबल होगा। Services provided by renting of any motor vehicle designed to carry passengers. Services provided by way of renting of any motor vehicle designed to carry passengers, where the cost of fuel is included in the consideration charge from the service recipient provided to a body corporate. Supplier कौन होगा? देखो, any person other than body corporate who supplies services to body corporate and doesn't issue a invoice charging GST at the rate of 6% to service recipient. Any body corporate located in taxable territory. सप्लायर कौन होना चाहिए? एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए। पहले तो सप्लायर कौन होना चाहिए? अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए। रिसिपिएंट कौन होना चाहिए? बॉडी कॉर्पोरेट ही होना चाहिए। रिसिपिएंट कौन होना चाहिए? बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए। तो अब यहाँ पे ना पहले कुछ पॉइंट्स को समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे सर बोले वो कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज इंक्लूडेड, उसका क्या मतलब है? कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज इंक्लूडेड का मतलब क्या है? मान लो हमने एक गाड़ी रेंट पे ली है, अरे गाड़ी चलेगी कैसे? ठीक है, ये गाड़ी हमने रेंट पे ली है, और रेंट पे यहाँ पे हमने ली, हम इसका रेंट चार्जेस पे कर रहे, हम इसका रेंट चार्जेस पे कर रहे। ओके, सपोज इसका रेंट चार्जेस है, हमको बोला है 20 रुपीज पर किलोमीटर, 20 रुपीज पर किलोमीटर। हम जो है जाके आए और हम टोटल हमने 1000 किलोमीटर ट्रैवल किया, तो 20 × 1000 हमने 20,000 रुपीज दे दिया, हमने 20,000 रुपीज दिया। ठीक
दूसरा, एक और, हमको सेम गाड़ी कोई रेंट पे दे रहा था, ओके, तो हमको ये सेम गाड़ी रेंट पे मिल रही थी। यहाँ पे हमको बोला कि हम आपको चार्ज करेंगे ओनली ₹7 पर किलोमीटर, ₹7 पर किलोमीटर। हम खुश हो गए, ये क्या, सिर्फ ₹7? ये तो ₹20 चार्ज कर रहा था, लूट रहा था ये सिर्फ ₹7 चार्ज करे तो मस्त है। हम 1000 किलोमीटर पे गए, तो हमको लग रहा है ₹7000 होगा। इस पे जो पेट्रोल भरना पड़ेगा वो हमको हमारे जेब से भरना पड़ेगा। अरे मतलब पेट्रोल जेब से नहीं निकालेंगे, जेब से निकालेंगे पैसे। तो हमारी जेब से हम पैसे देंगे, वहां से हम पेट्रोल भरेंगे। यहां पे हमको पेट्रोल हमारी जेब से भरने की जरूरत नहीं है, यहां से हमारी जेब से हमको पेट्रोल भरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे पेट्रोल का खर्चा जो कार ओनर है वही बेयर कर रहा है, और इसमें सब कुछ इंक्लूडेड हो गया। इसमें सब कुछ इंक्लूड हो गया, मतलब मान लो समझो रास्ते में चलते चलते ये 1000 किलोमीटर के टाइम पे, लेट्स से फॉर एग्जांपल हमने अगर 14,000 का पेट्रोल भरवाया था, हमने 14,000 का पेट्रोल भरवाया था, तो उस समय 6,000 रुपया, हम सिर्फ 6,000 रुपया देंगे। हम बोलेंगे देखो 20,000 रुपया आपका हो गया, पेट्रोल हमने ऑलरेडी 14,000 रुपया भरा है, जो आपका काम था हम सिर्फ 6,000 रुपया दे रहे हैं। तो यर दिस ₹20 इंक्लूड कॉस्ट ऑफ फ्यूल ऑल्सो। वेरएज यहाँ पे पेट्रोल वेट्रोल हमको भराना है, हमको सिर्फ कार वाले को 7,000 रुपया और एक्स्ट्रा देना है अगर हम 1000 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं तो यहाँ पे अगर कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्लूड होगा तो ही आरसी में एप्लीकेबल होगी। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। अब एक और पॉइंट यहाँ पे समझते हैं। पहले तो यहाँ पे देखो क्या है, सर्विस बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, सर्विस बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल meant to carry passenger, meant to carry passenger, where cost of fuel is included, where cost of fuel is included। Supplier is body corporate, so not under RCM। Supplier is other than body corporate, charging tax at the rate of 12%, not charging tax at the rate of 12%। तो अगर सप्लायर जो है वो बॉडी कॉर्पोरेट है, सॉरी अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, चार्जिंग टैक्स एट द रेट ऑफ 12% है, तो यहाँ पे भी आरसीएम नहीं आएगा। सर आप कुछ भूल रहे हो, यहाँ पे ना 12 नहीं 6% लिखा हुआ था। Any person other than body corporate who supplies service to body corporate and doesn't issue invoice charging at CGST at the rate of 6%। तो यहाँ तो 6% लिखा, आप 12% लिख रहे हो, कुछ चेंजेस है क्या? नहीं नहीं, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। तो सर आपने रॉन्ग लिखा है क्या? वो भी मैंने भी रॉन्ग लिखा है। आप ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैंने क्या लिखा है और यहाँ पे क्या लिखा है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, टैक्स। टैक्स मतलब हम पूरे जीएसटी की बात कर रहे हैं हम, लेकिन जब सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 पढ़ रहे वो क्या पढ़ रहे, सीजीएसटी एक्ट पढ़ रहे। तो यहाँ पे सिर्फ सीजीएसटी की बात कर रहे हैं। जब वो सीजीएसटी 6% चार्ज करेगा तो ऑब्वियसली एसजीएसटी भी 6% चार्ज करेगा। तो ये मिलके 6 + 6 कितना होगा, देखो ऐसा 6 + 6 कितना होता है, 12 होता है, 12% हो जाएगा। 6 + 6 कितना होता है,
12% होगा। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। यहाँ पे सिर्फ CGST 6% लिखा है, मतलब टोटल GST कितना होगा? 12%। अगर वो 12% का इशू इनवॉइस इशू कर रहा है तो आरसीएम नहीं होगा। अगर वो 12% का इनवॉइस इशू नहीं कर रहा है तो ही आरसीएम होगा। नॉट चार्जिंग GST एट द रेट ऑफ 12%। रिसिपिएंट इज नॉट बॉडी कॉर्पोरेट। यहां पे भी आरसीएम नहीं आएगा। रिसिपिएंट इज बॉडी कॉर्पोरेट, यहां पे आरसीएम एप्लीकेबल होगा। देन लास्ट आरसीएम एंट्री, services of lending of securities under securities lending scheme 1997 and of SEBI as amended। तो लेंडर बोरोअर को अगर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कौन सा? लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज को। तो सर्विसेज बाय वे ऑफ लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज, सर्विसेज बाय वे ऑफ लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज बाय एनी पर्सन, जिनको हम लेंडर बोलते हैं, टू एनी पर्सन, जिनको हम बोरोअर बोलेंगे। बस वो टैक्सेबल टेरिटरी में होना चाहिए। कहाँ पे होना चाहिए? वो टैक्सेबल टेरिटरी में होना चाहिए। सर्विसेज बाय वे ऑफ लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज बाय एनी पर्सन टू एनी पर्सन। लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज, लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज ये अंडर सेबी स्कीम होगा। लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज ये अंडर सेबी स्कीम होगा, जहां पे बोरोवर लेंडर को कुछ लेंडिंग की वजह से कुछ इंटरेस्ट देगा या कमीशन देगा, एंड उस पे जो जीएसटी आएगा, ओके, उस पे जो जीएसटी आएगा वो खुद बोरोवर गवर्नमेंट को पे करेगा। यहाँ पे लेंडर जो है वो कोई पेमेंट नहीं करेगा। तो आई होप हमारा जो आरसीएम के सारे एंट्रीज आपको क्लियर होंगे अभी। तो हमने आरसीएम में जो कंप्लीट किया है, आरसीएम में जो भी हमने कंप्लीट किया है, तो सबसे पहले था हमारा सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड बाय गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। उनके पास ऑप्शन होता है, एफसीएम ले सकते हैं या आरसीएम ले सकते हैं। उसमें भी हमने ये देखा था कि अगर रिसिपिएंट रिसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन होगा अदर देन रजिस्टर्ड ओनली फॉर द पर्पज ऑफ टीडीएस, या फिर कोई भी फैक्ट्री सोसाइटी, कॉर्पोरेट सोसाइटी, बॉडी कॉर्पोरेट फर्म, एओपी, एलएलपी, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, तो यहाँ पे आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा। इनके अलावा फिर आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होता, वैसे वो सर्विस ही एग्जाम्प्ट हो जाती है। देन सर्विसेज बाय legal services by advocate और senior advocate और firm of advocates to any business entity RCM हो जाएगा। any services by arbitral tribunal to business entity RCM हो जाएगा। then services by way of sponsorship to any body corporate और firm, वहाँ पे भी इंक्लूडिंग LLP होगा, वहाँ पे भी RCM हो जाएगा। then services by government to any business entity, सर्विसेज बाय गवर्नमेंट टू एनी बिजनेस एंटिटी आरसीएम हो जाएगा, एक्सेप्ट सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी एंड सर्विसेज बाय पोस्टल डिपार्टमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, सर्विस इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट और वेसल whether inside or outside the precincts of port or airport, and services by way of transportation of goods or passengers. Then services by way of renting of property by government excluding Ministry of Railways to any business entity, to any registered person, यहाँ पे भी RCM हो जाएगा। Then services by director to body corporate RCM है, services by insurance agent to insurance company RCM है, services by recovery agent to any bank, NBFC, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, RBS RCM में आ जाएगा। फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा
सर्विसेज बाय म्यूजिक कंपोजर फोटोग्राफर आर्टिस्ट टू एनी म्यूजिक कंपनी प्रोड्यूसर आरसीएम में हो जाएगा। सर्विसेज बाय ऑथर टू पब्लिशर आरसीएम होगा, लेकिन उनके पास एफसीएम वाला ऑप्शन अगर चाहिए तो वो ऑप्शन डिक्लेरेशन फाइल करके ले सकते हो, रजिस्टर्ड पर्सन होने चाहिए एंड अपने इनवॉइस पे भी डिक्लेयर करेंगे कि उन्होंने एफसीएम लिया हुआ है। सर्विसेज बाय इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट टू एनबीएफसी एंड बैंक, एनबीएफसी एंड बैंक आरसीएम हो जाएगा। सर्विसेज बाय मेंबर्स ऑफ ओवरसीइंग कमिटी टू आरबीआई आरसीएम हो जाएगा। सर्विसेज बाय बिजनेस फैसिलिटेटर टू बैंक आरसीएम होगा। सर्विसेज बाय एजेंट ऑफ बिजनेस करस्पॉन्डेंट टू बिजनेस करस्पॉन्डेंट भी आरसीएम में होगा। देन सर्विसेज security services by any person, security services by any person other than body corporate, security services by any person other than body corporate। यहाँ पे भी आरसीएम आएगा टू रजिस्टर्ड पर्सन। रेसिपिएंट कौन होना चाहिए? रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए, लेकिन रजिस्टर्ड पर्सन में एक्सेप्शन है, जो टीडीएस वाले हैं वो उसमें नहीं आएंगे, या जो कॉम्पोजिशन डीलर है वो भी इसमें नहीं आएंगे। सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल मेंट टू कैरी पैसेंजर्स वेयर कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज ऑल्सो इंक्लूड इन कंसिडरेशन बाय एनी सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट टू एनी बॉडी कॉर्पोरेट, यहाँ पे भी आरसीएम में एप्लीकेबल हो जाएगा। एंड लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटी सर्विसेज बाय लेंडर टू बोरोर बाय एनी पर्सन टू एनी पर्सन आरसीएम में एप्लीकेबल हो जाएंगे हम लोग। ऑल दी अबाउट ट्रांजैक्शन हैव बीन नोटिफाइड फॉर रिवर्स चार्ज अंडर आईजीएसटी एक्ट, ये सब आईजीएसटी में भी है, और आईजीएसटी में कुछ और भी हमारे लिए एप्लीकेबल होता है। तो एनी सर्विसेज supplied by any person who is located in non-taxable territory to any person located in taxable territory other than non-taxable online recipient located in taxable territory। ओके, तो ये सब भी आरसीएम में होगा, लेकिन ऑब्वियसली हम ये सब डिस्कस करेंगे फाइनल में। जो आईजीएसटी वाले जो आरसीएम है वो फाइनल में डिस्कस करेंगे, तो उसके लिए अभी हम लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे भी उन्होंने एक बहुत अच्छा चार्ट बना के दिया हुआ है हमको। Person liable to pay tax under GTA services where recipient is one of the specified recipient. Registered GTA exercise the option to pay itself pay the tax 12% फॉरवर्ड चार्ज या 5% फॉरवर्ड चार्ज, दोनों केस में वो टैक्स पे कर सकता है। पर्सन लाइबल टू पे टैक्स इज जीटीए, यहाँ पे उसको आईटीसी मिल जाता है, यहाँ पे आईटीसी नहीं मिलेगा। एंड जीटीए डज नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन टू इटसेल्फ पे टैक्स, तो जीएसटी विल बी पेएबल एट द रेट ऑफ 5% रिवर्स चार्ज, और जो रिसिपिएंट है वहां पे आईटीसी एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ये रेंटिंग वाली जो सर्विसेज है, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, उसका भी उन्होंने चार्ट बना के दिया हुआ है। सर्विसेज ऑफ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरी पैसेंजर एंड सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। ऑब्वियसली ये दोनों अलग अलग है। ये रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल जो है वहां पे आरसीएम एप्लीकेबल है, जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर है वहां पे आरसीएम एप्लीकेबल नहीं है। That there is clear distinction between two services which is as under the two services fall under two different headings in the tariff: services of renting of motor vehicle designed to carry passengers and passenger transport services covers passenger transport services over predetermined routes on predetermined schedules। इन दोनों का मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मेरा ट्रांसपोर्ट, लेट से अगर मेरा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, मेरा ट्रांसपोर्ट, मेरे पास बसेस है और मैं मुंबई से पुणे बसेस चलवाता हूँ, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, मुंबई से पुणे जो है मैं बसेस चलवाता हूँ। अब उसमें अगर वो जो मुंबई से पुणे जो बसेस है उसमें मैं पैसेंजर से टिकट के पैसे लेता हूँ और उनको बताता हूँ कि आपको ये रूट पे ये स्टॉप होगा, यहाँ से हम जाने वाले इस इतने बजे जाने वाले, तो उसका सब शेड्यूल टाइम होगा, शेड्यूल रूट होगा, और वो उसके हिसाब से हम लोग उनको सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो दिस इज ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। मान लो किसी दिन मेरे पास बहुत ज़्यादा बुकिंग आ गई और मेरे पास मतलब 4 बसेस थी, चारों बस फुल हो गई, उसके बाद भी और पैसेंजर्स की इंक्वायरी आ रही है, बुकिंग आ रही है, तो अब मैंने क्या किया, उनको भी मैंने कमिट कर दिया और फिर मैंने एक बस कहीं से रेंट पे ले ली। मैंने कहा एक बस रेंट पे ले ली। अब मैं जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ वो अभी भी ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है, लेकिन मुझे जो सर्विस मिली है, जो मैंने एक बस रेंट पे ली है, दैट इज सर्विसेज ऑफ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, दैट इज व्हाट सर्विसेज ऑफ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। तो यहाँ पे आरसी में हम सर्विसेज ऑफ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल कवर कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन को कवर नहीं कर रहे हैं। तो डायरेक्टर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, ये देख लेते क्विज टाइम। सिंधु ट्रांसपोर्टर्स एंड अनरजिस्टर्ड जीटीए
agency provides the service of transportation of goods by road to Bindusar manufacturer registered under GST. GST is payable at the rate of is payable by recipient होगा. कौन है ये recipient? Bindusar. Okay, Bindusar manufacturers, and it will be payable at the rate of 5%. तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा हमारा. ओके, एक और क्विज टाइम है यहाँ पे. नीलांचल चेंबर ऑफ कॉमर्स ऑर्गेनाइज अ बिजनेस समिट. सफल प्राइवेट लिमिटेड मैन्युफैक्चर ऑफ रेडीमेड गारमेंट स्पॉन्सर्ड द समिट. तो जो सफल प्राइवेट लिमिटेड है और मैन्युफैक्चर रेडीमेड गारमेंट स्पॉन्सर्ड दी समिट. आप वीडियो पॉज करके पहले एक बार सिर्फ इतना मुझे चेक करके बताओ कि इसमें रेसिपिएंट कौन है और सप्लायर कौन है. तो सफल प्राइवेट लिमिटेड मैन्युफैक्चर ऑफ रेडीमेड गारमेंट स्पॉन्सर्ड दी समिट. स्पॉन्सर मतलब उसने पैसे दिए. कोई भी ट्रांजैक्शन में नॉर्मली रिसिपिएंट ही पैसे देगा. तो यहाँ पे रिसिपिएंट कौन है? सफल प्राइवेट लिमिटेड. एंड पेड अ स्पॉन्सरशिप फी ऑफ ₹1,20,000 टू नीलांचल चेंबर ऑफ कॉमर्स. The Mr. Godbole, an independent director of Safal Private Limited, provided the services worth ₹50,000 to the company, the value of which Safal Limited is liable to pay GST. तो 1,20,000 and 50,000 दोनों ही यहाँ पे रिवर्स चार्ज में आ जाएंगे. तो 1,70,000. टैक्स पेबल बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर और नोटिफाइड सर्विसेज. ये 9.5 है. उसमें जाने से पहले हम एक बार हमारा 9.4 कंप्लीट कर लेते हैं. Discussion in above para highlighted is blue is solely for the purpose of knowledge of students and is not meant for examination purpose. ये यहाँ की बात कर रहे हैं, इस पॉइंट्स की बात कर रहे हैं. वो ये पूरा ये जो पार्ट है इसकी बात कर रहे हैं. ओके, नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि ये बात क्या कर रहे हैं इसमें. सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 अगर हम पढ़ेंगे, सेक्शन 9 सबसेक्शन 4, the government may, on the recommendation of the council by notification, specify a class of registered person who shall, in respect of supply of specified categories of goods or services or both, receive from an unregistered supplier, pay the tax on reverse charge basis as the recipient of such supply of goods or services or both, and all the provision of this act shall apply to such recipient as if he is the person liable for paying the tax in relation to such supply of goods or service or both. तो क्या बोला देखो, द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई अ क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन. मतलब यहाँ पे स्पेसिफाइड रेसिपिएंट ही होंगे. who shall in respect of supply of specified categories of goods or सर्विसेज. तो यहाँ पे स्पेसिफाइड सप्लाई होगा और ये सप्लाई होना चाहिए बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन. अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन स्पेसिफिक सप्लाई कर रहा है, स्पेसिफाइड सप्लाई कर रहा है स्पेसिफिक रिसिपिएंट को, तो आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा. अब यहाँ पे इन्होंने एक ही चीज स्पेसिफाई की हुई है और वो है जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री होता है, रियल एस्टेट सेक्टर, जिसको हम एकदम नॉन टेक्निकल लैंग्वेज में समझो हम लोग बिल्डर बोल लेते हैं. जो बिल्डर है यहाँ पे आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा. यहाँ पे क्या हो जाएगा? आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा. अब ये आरसीएम एप्लीकेबल होने के लिए
इसको समझने के लिए हम क्लासिफाई करते कैपिटल गुड्स, इनपुट्स, इनपुट सर्विसेज, इनपुट्स, इनपुट सर्विसेज। कैपिटल गुड्स में आरसीएम if supplier is unregistered, RCM if supplier is unregistered। इनपुट्स में स्पेसिफिक गुड्स, यहां पे एग्जेम्पशन ही दिया हुआ है, नो आरसीएम। सीमेंट सेम, आरसीएम ही होगा इफ सप्लायर इज अनरजिस्टर्ड। अदर इनपुट्स, अदर इनपुट सर्विसेज, स्पेसिफाइड इनपुट सर्विसेज, नॉट कवर्ड अंडर 9(4). और यहां पे बोला है जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस पार्ट का, एटलीस्ट 80% ऑफ सप्लाई should be from registered supplier, any shortfall अंडर आरसीएम, एनी शॉर्टफॉल अंडर आरसीएम हो जाएगा। अब ये स्पेसिफिक गुड्स में क्या है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, नॉन टैक्सेबल सप्लाई, वो हो जाएंगे, तो इनके ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल नहीं है। तो अभी वहां पे देखो पॉइंट्स क्या लिखा हुआ है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। ये बहुत आगे आगे हम लोग। The effective rate of GST on real estate sector for new projects by promoter are as follows: 1% without ITC on construction of affordable houses. Affordable houses मतलब 60 square meter in metros and 90 square meter in non-metros and value up to rupees 45 lakhs. 5% without ITC is applicable on construction of all houses other than affordable houses and commercial apartments such as shop, office in residential real estate project in which the carpet area of commercial apartment is not more than 15% of total carpet area of all apartments. All the above tax rates shall be available subject to the following condition: ITC shall not be available, and 80% of input and input services other than services by way of grant of development rights, long-term lease of land against upfront payment in form of premium, salami, development charges or FSI, electricity, high-speed diesel, motor spirit, natural gas used in supplying the services shall be purchased from registered person. तो अगर शॉर्टफॉल होगा तो यहाँ पे हम लोग को जो है वो टैक्स देना पड़ेगा। देखो अगर सीमेंट में शॉर्टफॉल हुआ तो 18% के हिसाब से टैक्स देंगे। अदर इनपुट्स में अगर शॉर्टफॉल हुआ 80% का, सीमेंट तो पूरा ही 100% आपको रजिस्टर्ड पर्सन से परचेज करना है। अगर आपने थोड़ा सा भी अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेज किया तो उसके ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल होगा। लेकिन अदर इनपुट जो है वहां पे आपको 80% तक इनपुट्स जो है वो रजिस्टर्ड पर्सन से परचेज करने होते हैं। आप 20% तक आप अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेज कर सकते हैं। लेकिन अगर 80% से कुछ कम हुआ, शॉर्टफॉल हो गया, तो उतना आपको आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा एट द रेट ऑफ 18%। कैपिटल गुड्स पे जो नॉर्मल रेट है, तो सॉरी सीमेंट पे 28%, सीमेंट पे 28%, सीमेंट पे 28%, अदर्स पे 18%, और जो कैपिटल गुड्स है उसमें जो नॉर्मल कैपिटल गुड्स का रेट होता है वो एप्लीकेबल होगा।
तो यहाँ पे बाकी पे 18% आएगा, सीमेंट पे 28% आएगा, एंड कैपिटल गुड्स पे जो भी नॉर्मल एप्लीकेबल रेट है एट एप्लीकेबल रेट्स वही आएगा यहाँ पे। बट मैं बता दूं ये एज सच हमारे इंटर के सिलेबस में नहीं है, सो डोंट वरी अबाउट दिस पार्ट। अगर हमको कोई ये पूछे जीएसटी में कि सर हु इज लायबल टू पे टैक्स, हु इज लायबल टू पे टैक्स, जब हम सेक्शन 9(1) की बात करते हैं तो सप्लायर इज लायबल टू पे टैक्स। जब हम 9(3) और 9(4) की बात करते हैं तो रिसिपिएंट इज लायबल टू पे टैक्स। और जब हम 9(5) की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर लायबल टू पे टैक्स। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर मतलब क्या? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर मतलब जो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है बायर्स को और सेलर्स को, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है बायर्स को और सेलर्स को टू बाय और सेल गुड्स और सर्विसेज, टू बाय और सेल गुड्स और सर्विसेज। अब यहां पे एक पॉइंट को समझो, एक सप्लायर होता है, वो अपने गुड्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के प्लेटफॉर्म पे डिस्प्ले करता है। बायर होता है, वो ये डिस्प्ले यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के प्लेटफॉर्म पे ही दिखता है। वो गुड्स का ऑर्डर करता है, ये ऑर्डर यहाँ पहुँचता है, उसके बाद गुड्स यहाँ पहुँचते हैं, एंड फाइनली गुड्स बायर के पास पहुँच जाते हैं। अब पेमेंट करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर इग्नोरिंग द कमीशन बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर पेमेंट सप्लायर को दे देता है। तो समझो अगर 1,18,000 कलेक्ट किया इंक्लूडिंग 18% जीएसटी, तो ये 1,18,000 यहाँ दे दिया अगर, तो फिर 18,000 कौन पे करेगा? सप्लायर पे करेगा। गवर्नमेंट बोलते हैं ऐसा नहीं करना है आपको, आपको 1,18,000 मिला ना, आप सिर्फ 1,00,000 पे करो इधर, और जो 18,000 रुपये है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करना है। 18,000 रुपये डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर का लायबिलिटी हो जाएगा ये। लेकिन ये लायबिलिटी होगा सिर्फ स्पेसिफिक केसेस में। किस में होगा? सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक केसेस में। अब वो स्पेसिफिक कौन से? 4 केसेस है, पहले 3 ही हुआ करते थे। अगर आपने नवंबर तक पढ़ा होगा तो 3 ही केस होंगे, उसके बाद अगर आप अभी देखोगे तो अभी 4 केसेस हो चुके हैं। सबसे पहला केस, सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स बाय रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब, मोटरसाइकिल और एनी अदर व्हीकल। सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पैसेंजर मतलब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ओला उबर इस तरह की सर्विसेज की। ओला उबर जो सर्विसेज है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय रेडियो टैक्सी, रेडियो टैक्सी, रेडियो टैक्सी मतलब जो जीपीएस ऑपरेटेड सिस्टम्स होते हैं, जहाँ पे जीपीएस लगा हुआ रहेगा, उसको हम बोलेंगे रेडियो टैक्सी। मोटर कैब, मैक्सी कैब, मोटरसाइकिल, एंड ओमनी बस, एंड ओमनी बस। हाँ, लेकिन अगर ओमनी बस में सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट है तो नो आरसीएम। ओमनी बस में अगर सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट है तो नो आरसीएम। बाकी सबके में ऐसा नहीं, सिर्फ ओमनी बस के लिए अगर सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट है तो आरसीएम नहीं होगा। Then services by way of providing accommodation in hotel, inn, guest house, club, campsite, other commercial places meant for residential or lodging purposes, except where the person supplying such service through electronic commerce operator is liable for registration under section 22(1) of CGST Act. That means ये यहाँ पे सेकेंड वाली सर्विस क्या बोल रहे हैं हम लोग? सेकेंड वाली सर्विस है, एक सप्लायर है, इसका खुद का होटल है, इसने अपने होटल के बारे में एमएमटी में इंफॉर्मेशन दी हुई है। कस्टमर है, वो एमएमटी में जाके अपना पूरा ट्रिप प्लान करता है और इसकी होटल की बुकिंग कर लेता है। यहाँ पे उसको जो रूम चाहिए उसकी बुकिंग कर लेता है। पेमेंट जो है वो एमएमटी को मिलता है, फिर एमएमटी सप्लायर को पेमेंट कर देगी। बट यहाँ पे बोले आप टैक्स छोड़ के पेमेंट करो, जो टैक्स का जो अमाउंट है, जो टैक्स का जो अमाउंट है वो एमएमटी खुद पे करेगा। इट इज पेएबल बाय
MMT इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। लेकिन अगर सप्लायर खुद रजिस्टर्ड है, अगर सप्लायर खुद रजिस्टर्ड है तो सप्लायर खुद ही वो पे कर देगा। अगर सप्लायर खुद रजिस्टर्ड है तो सप्लायर खुद पे करेगा। ये वाले केस में यहाँ पे सप्लायर वाला रजिस्टर्ड होना या रजिस्टर्ड होना जरूरी होगा। अगर वो रजिस्टर्ड है तो यहाँ पे नॉर्मल फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म होगा, अगर रजिस्टर्ड नहीं होगा तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आ जाएगा। यहाँ पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म बोल रहा हूँ मैं। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का मतलब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर आ जाएगा। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन मोर टाइम। लेट्स से ड्राइवर ओला कस्टमर। तो ड्राइवर जो है वो सप्लायर है, ओला जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है, एंड कस्टमर जो है वो रिसिपिएंट है। हमने ओला बुक किया, उसमें टोटल 590 का पेमेंट है, 500 प्लस 90 ऐसा है। कस्टमर से ओला के पास अगर 590 का पेमेंट गया तो ओला ड्राइवर को सिर्फ 500 का पेमेंट करेगा, और जो 90 रुपीज़ है वो गवर्नमेंट को पे करेगा, बिकॉज ओला इज लाइबल टू पे टैक्स। तो सर अगर ड्राइवर रजिस्टर्ड हुआ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे ड्राइवर रजिस्टर्ड हो नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम होटल और हमने MMT में बुक किया हुआ है, कस्टमर है, उसने बुकिंग कर दी हमारे पास, हमने बुकिंग यहाँ पे कंफर्म करवा दी, अब पेमेंट मिल रहा है, ये पेमेंट यहाँ पे हमने पे कर दिया फिर से। अब क्वेश्चन आएगा इस पे GST कौन पे करेगा? इस पे GST कौन पे करेगा, होटल या MMT? इफ होटल इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, अंडर सेक्शन 22 सब सेक्शन 1, 22(1) भी आपने अब तक देखा नहीं है, अब तो हम लोग सेक्शन 9 में ही है। इफ होटल इज, तो सेक्शन 22 आते आते हम लोग को समझेगा, वहां पहुंचेंगे हम लोग, तब हम ये वाला पॉइंट फिर से भी डिस्कस करेंगे। इफ होटल इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 22, और इसमें क्या फ्लॉ है वो भी हम डिस्कस करेंगे। मतलब लॉ तो जो है वो पढ़ेंगे ही, लेकिन इसमें कुछ फ्लॉ है, इसमें कुछ वर्डिंग्स में कुछ चेंज होने की जरूरत है। वो वर्डिंग्स में चेंज होने की जरूरत है, अगर वो वर्डिंग में चेंजेस हो जाते तो ये थोड़ा और परफेक्ट लॉ बन जाते हैं। अभी तो थोड़ी एम्बिग्विटी है, लेकिन ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ होटल इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 22(1), then hotel will be liable to pay tax. और अगर होटल अनरजिस्टर्ड है, आई मीन नॉट लायबल है फॉर रजिस्ट्रेशन, then electronic commerce operator, that is MMT, will be liable to pay tax. MMT will be liable to pay tax. Then next category, housekeeping services. हाउसकीपिंग सर्विसेज सेम है, हाउसकीपिंग सर्विसेज सेम है। अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है तो सप्लायर खुद ही टैक्स पे करेगा, अगर सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर विल बी लायबल टू पे टैक्स। इसका कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल पता है आपको? हाउसकीपिंग सर्विसेज कौन प्रोवाइड करता है सर? दैट इज अर्बन क्लैप, दैट इज अर्बन क्लैप, या अभी उसको सिर्फ अर्बन भी बोलते हैं। सर्विसेज बाय वे ऑफ हाउसकीपिंग सच एज प्लम्बिंग, कारपेंटरिंग, except where the person supplying the service through electronic commerce operator is liable for registration under section 22(1). And the newly inserted entry है, that is supply of restaurant services. Supply of restaurant services other than services supplied by restaurant eating joints located specified premises. Supply of restaurant services, तो जो restaurant services है वो भी RCM, सॉरी, वो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 में एप्लीकेबल हो जाएगी। The electronic commerce operator on services notified under section 9(5), including on restaurant services,
provided through electronic commerce operator pay GST by furnishing details in form GSTR 3B, reporting them as outward taxable supplies. Electronic commerce operator not to collect TCS in respect of restaurant services so notified. Obviously अगर वो पूरा टैक्स खुद ही पे कर रहे हैं तो यहाँ पे सेक्शन 52 अप्लाई नहीं होगा. ये सेक्शन 52 में भी हम पढ़ेंगे. सेक्शन 52 जब हम पढ़ेंगे उसमें एक्सेप्शन में हम पढ़ेंगे दैट इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर लाइबल टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 95, उनके ऊपर टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होता है. इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर नॉट रिक्वायर्ड टू टेक सेपरेट रजिस्ट्रेशन, उनको अलग से रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं. जिसमें उनका नॉर्मल सप्लाई हो रहा है ये उसी रजिस्ट्रेशन में ये वाला टैक्स लाइबिलिटी भी डिस्चार्ज कर देंगे. इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर टू पे टैक्स ऑन एनी रेस्टोरेंट सर्विसेज सप्लाइड थ्रू देम. Electronic commerce operator will be liable to pay GST on any restaurant services supplied through them, including services supplied by an unregistered person. तो यहाँ पे आपका सप्लायर जो है, सप्लायर अगर अनरजिस्टर्ड है, सप्लायर अनरजिस्टर्ड है या रजिस्टर्ड है, सप्लायर रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है, दोनों केस में इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर विल बी लाइबल टू पे टैक्स. लाइक सिमिलरली लाइक फर्स्ट पॉइंट, supply of restaurant services to be included in aggregate turnover of person supplying the restaurant services through electronic commerce operator. So supply of restaurant services to be included, supply of restaurant services to be included in aggregate turnover of person supplying the restaurant services through electronic commerce operator. ऑब्वियसली मतलब जो रेस्टोरेंट सर्विसेज उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर टैक्स पे कर रहा है, लेकिन एग्रीगेट टर्नओवर अभी भी रेस्टोरेंट सर्विसेज का ही है, तो उसके एग्रीगेट टर्नओवर में हमको इसको इंक्लूड करना है. आई होप ये पॉइंट समझे आपको. लेट्स से फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट सर्विसेज है थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर 15 लाख का सेल हुआ है ऑन ओन, मतलब जो होटल है उसके अंदर ही, वहां पे 20 लाख का सेल हुआ है. तो जब हम एग्रीगेट टर्नओवर काउंट करेंगे तो उसमें 15 लाख 20 लाख दोनों आ जाएगा और 35 लाख लेंगे हम. तो ये भी, इसको भी यहाँ पे सिर्फ इस क्वेश्चन में यही बोला है, सिर्फ इतना ही क्लैरिफाई कि जो 15 लाख है उसको भी रेस्टोरेंट सर्विस जो ओनर है, जो सप्लायर है, उसी के एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड करना है. Restaurant services provided through electronic commerce operator not to be considered inward supply for eco. Obviously वो उनका inward supply नहीं है, उनका inward supply नहीं, वो सिर्फ सर्विस प्रोवाइड कर रहे. Reversal of proportion ITC on input goods and services not required by electronic commerce operator. अब ये जो रिवर्सल वाला पार्ट है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर प्रोवाइड देयर ओन सर्विसेज एज एन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म एंड एज एन इंटरमीडियरी फॉर विच इट वुड बी एक्वायर्ड इनपुट सर्विसेज ऑन विच इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर अवेल ITC. The electronic commerce operator charges commission for the services it provides. The ITC is utilized by ECO for payment of GST or services provided by ECO on its own account. The situation in this regard remains unchanged even after electronic commerce operator is made liable to pay tax on restaurant services. Electronic commerce operator would be eligible to ITC as before. Accordingly, it is clarified that ECO shall not be required to reverse ITC on account of restaurant services on which it pays GST in terms of section 95. It may also be noted that no restaurant services ECO shall pay the entire GST liability in cash. No ITC could be utilized for payment of GST on restaurant services supplied through electronic commerce operator. In respect of supplies not notified under section 95 but supplied through ECO, the liability to pay GST continues on such supplier and ECO shall continue to deposit TCS on such supplier. ECO to raise invoice in respect of restaurant services supplied through electronic commerce operator. The invoice in respect of restaurant services supplied through ECO under 95 will be issued by ECO. Billing in case of restaurant services and goods or services other than restaurant services being sold by a restaurant to a customer under the same order. There can be situations where restaurant services and goods or services other than restaurant services are sold by a restaurant to a customer under the same order. The question arises as to who shall be liable for raising invoice in such cases. Considering that liability to pay GST on supplies other than restaurant services through the ECO and other compliance under GST Act, including issuance of invoice to customer, continues to lie with the respective suppliers, it is advisable that ECO raises separate bill on restaurant services
इन सच केसेस वेयर इको प्रोवाइड्स अदर सप्लाईज टू कस्टमर अंडर द सेम ऑर्डर। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर लोकल इन टैक्सेबल टेरिटरी, तो ऑब्वियसली वही टैक्स पे करेगा। लेकिन अगर नहीं है तो उस केस में पर्सन लायबल टू पे टैक्स इस पर्सन रिप्रेजेंटिंग द इको, और अगर वो भी नहीं है तो फिर किसी ना किसी को अपॉइंट करना पड़ेगा एज इको बाय सच इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। क्लासिफिकेशन जो है, यहाँ पे हमने हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर लिया हुआ है, और उसमें टोटल 98 चैप्टर्स है। देन हेडिंग्स है हर एक के, फिर हर हेडिंग के सब हेडिंग्स है, एंड उसके बाद जो आता है नंबर वो हमको टैरिफ आइटम मिल जाता है। यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, टोटल 8 डिजिट यहाँ पे बन जाता है हमारा। ठीक, इसके लिए गुड्स के लिए बाद में एक 99 चैप्टर ऐड किया गया, दैट इज फॉर सर्विसेज। 8 डिजिट कोड है। अच्छा, किसको कितना डिजिट कोड कंपलसरी प्रेजेंट करना होता है वो हम देखेंगे जब वो टैक्स डॉक्यूमेंट चैप्टर आएगा। तो सर्विसेज में चैप्टर 99 उन्होंने ऐड किया हुआ है, और ये उसमें चैप्टर 99 में कुछ उसके डिस्ट्रीब्यूशन है, कंस्ट्रक्शन सर्विस, डिस्ट्रीब्यूटिव ट्रेड सर्विस, फाइनेंशियल रिलेटेड सर्विसेज, बिजनेस एंड प्रोडक्शन सर्विसेज, कम्युनिटी सोशल एंड पर्सनल सर्विसेज। जीएसटी रेट्स प्रिस्क्राइब फॉर वेरियस गुड्स। अब इसमें जीएसटी रेट बोला है 0.125%, 1.5, 2.5, 6, 9 एंड 14%। तो सबसे ज्यादा अगर मैं आपको बोलूं हाईएस्ट जीएसटी कितना अभी लेवी हो रहा है, एक्चुअली में कितना लेवी हो रहा है, तो उसका आंसर है ये 14 + 14, 28%। 14 + 14 कितना हो जाएगा? 28%। तो आईजीएसटी में अगर आप देखोगे तो यही सारे रेट्स को यहाँ पे डबल करके लिखा हुआ है, तो सारे रेट्स को यहाँ पे 28% डबल करके लिखा हुआ है। वेरियस सर्विसेज, 6 rates of CGST have been notified for services 0.75, 2.5, 3.75, 6, 9 and 14. Equivalent rate of SGST, UTGST will also be levied. इसलिए हमने उसको डबल किया था, क्योंकि जितना CGST लग रहा है उतना SGST लगेगा। For IGST, 6 rates have been notified for service 1.5, 5, 7.5, 12, 18 and 28. Nil rate of tax भी यहाँ पे नोटिफाइड किया हुआ है। देन सर्विसेज ऑफ गैम्बलिंग 28% है। सर्विस ऑफ गैम्बलिंग 28% है। वैसे अभी सेक्शन 7(1) में अमेंडमेंट हो गया, वो हमने देखा नहीं है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो उसमें गैम्बलिंग जो है वो तो पहले से ही था, लेकिन जो ऑनलाइन मनी गेमिंग वगैरह जो है उसको भी उन्होंने सप्लाई में इंक्लूड कर लिया है। एंड उस पर जीएसटी रेट कितना है? 28% है। फिर जो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, जहाँ पे आरसीएम एप्लीकेबल होता है, वहाँ पे 5% है। तो ऐसे रेस्टोरेंट सर्विसेज में भी 5% है। सर्विसेज नॉट कवर्ड अंडर स्पेसिफिक हेडिंग्स आर टैक्स एट द रेट ऑफ 18%। जहाँ पे भी स्पेसिफिक हेडिंग नहीं होगा तो वो सीधा 18% पे टैक्स हो जाएगा। तो विद दिस हमारा सेक्शन 9 जो है वो कंप्लीट होता है, सेक्शन 9 कंप्लीट होता है। अब हमारा बाकी है सेक्शन 10 इस चैप्टर का, जो कि कॉम्पोजिशन स्कीम है। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग कॉम्पोजिशन स्कीम स्टार्ट करेंगे। टिल देन बाय, थैंक यू।